Hello everyone, welcome Ramanujan Maths. Today topics properties of determinant. Properties of determinant इसका यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, उसको समझने के लिए ध्यान से समझते हैं। यदि आप किसी स्टेशन पर जा रहे हैं, सीढ़ियों की सहायता से यदि आप ऊपर जाते हैं तो प्रॉब्लम होगी। वहीं आप लिफ्ट की सहायता से जाएंगे तो लिफ्ट को ऑपरेट करते बनना चाहिए और बहुत ही सुगमता से हम पहली मंजिल दूसरी मंजिल अलग अलग मंजिल पर जा सकते हैं। तो जब तक आप लिफ्ट को ऑपरेट करेंगे नहीं, जब तक आप लिफ्ट में सुगमता से ऊपर जा नहीं सकते हैं आप। इसलिए लिफ्ट को ऑपरेट करना बनना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पर भी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज करते बनना चाहिए। यदि आप प्रॉपर्टीज का यूज करते बनने लगेगा आपसे तो बहुत ही सरलता से ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अदनान सामी का एक गाना है, मुझे लिफ्ट करा दे, मुझे लिफ्ट करा दे। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी है, कैसे कैसे को दिया है मुझे भी लिफ्ट करा दे। तो कैसे कैसे को दिया है मतलब आप समझ में आ चुका है आपको। लिफ्ट कराने का मतलब यह है, आप सिस्टमेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट समझेंगे तो आपको भी लिफ्ट हो जाएगा। इसीलिए ध्यान से समझिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी कहते हैं ऑल जीरो प्रॉपर्टीज। इसका नाम हमने दिया है ऑल जीरो प्रॉपर्टी, जिसे आपको याद करने में बहुत ही सरलता हो और परमानेंट याद हो जाए। इफ एनी वन लाइन्स इन डिटर्मिनेंट्स इज जीरो, इफ एनी वन लाइन्स इन डिटर्मिनेंट्स इज जीरो देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स बिकम जीरो। देखिए ध्यान से सुनिए। इफ एनी one line indeterminate is zero, then value of determinant is zero. In other words, we say that किसी रो के सभी एलिमेंट जीरो हों, किसी रो के सभी एलिमेंट जीरो हों या किसी कॉलम के सभी अवयव जीरो हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स जीरो होता है। किसी कॉलम के सभी अवयव जीरो हैं, किसी कॉलम के सभी अवयव जीरो हैं तो आपको प्रसार नहीं करना है, एक्सपांसन नहीं करना है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स जीरो। इसे समझते हैं बाय एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, डेल इक्वल टू 0 0 1 2। इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए C1 के सभी अवयव जीरो हैं, C1 के सभी अवयव जीरो हैं। तो देखते हैं एक्सपांसन के बाद रिजल्ट क्या होता है। तो 0 × 2 0, 0 × 1 0। यह हो गया पेप्सोडेंट की मुस्कुराहट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जीरो। एलिमेंट ऑफ C1 के सभी एलिमेंट जीरो हैं। अगेन सेकेंड एग्जाम्पल समझते हैं। 0 0 5 10। यहाँ पर आपको समझाने के लिए हमने अब यहाँ R1 के एलिमेंट्स को जीरो रख लिया है, सभी एलिमेंट्स को जीरो रख लिया है। अब आप इसे सॉल्व करते हैं तो 0 × 10 अगेन 0, 5 × 0 अगेन 0। यह है पेप्सोडेंट की मुस्कुराहट, अगेन 0। आपने यह देखा कि किसी रो या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट्स यदि जीरो हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जीरो, सारणिक का मान जीरो होता है। हम यहाँ पर मान लीजिए इस तरीके के डिटर्मिनेंट्स मिलेंगे 0 0 0 1 2 3 5 10 50। तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू जीरो लिखेंगे। यहाँ पर आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू जीरो लिखेंगे और रिजल्ट लिखेंगे बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ C1 जीरो देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बिकम जीरो। चूँकि C1 के सभी अवयव जीरो हैं अतः सारणिक का मान जीरो है। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? नेक्स्ट हमने इसे नाम दिया है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। यह क्या होता है वो थोड़ी देर बाद आपको वर्ड समझ में आ जाएगा। पहले हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने यहाँ ले लिया डेल इज इक्वल टू 1 2 3 4। इसे सॉल्व करते हैं। 1 × 4 4, 3 × 2 6, 4 - 6 - 2। अब इसका रो को बदलते हैं कॉलम में।
अब इसे फाइंड करते हैं। R1 C1 बन गया, R2 C2 बन गया। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 3 6, यह हो गया 4 माइनस 6 माइनस 2। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट बोथ आर सेम आंसर। यदि हम रो को कॉलम में बदलते हैं, यदि हम रो को कॉलम में बदलते हैं तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। ध्यान से सुन लीजिए। या फिर हम इसे कैपिटल ए कहते हैं तो यह इसका ट्रांसपोज ए कहलाएगा। आपने यहाँ देखा कि डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए डैश, इसके ट्रांसपोज का मान भी, ट्रांसपोज के सारणिक का मान भी उस सारणिक के बराबर होता है। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए इज ऑल्सो इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। आप नाम से आपको परमानेंट याद हो जाएगा, इसीलिए बहुत ध्यान से समझिए। रो को, सभी रो को कॉलम में बदल दें, सभी रो को कॉलम में बदल देंगे तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहेगा। आप इसे लिख सकते हैं रोज एंड कॉलम्स आर interchanged, then value of determinant no change remains unchanged, value of determinants no change। आप इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट A इक्वल टू डिटर्मिनेंट A ट्रांसपोज, A डैश या A ट्रांसपोज। आप यहाँ पर A इक्वल टू सपोज कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 10 13 15। इसके द्वारा जो, यदि मान लीजिए आप इसे सॉल्व करते हैं और यहाँ पर इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू आप P सपोज करते हैं और इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं 1 4 10 2 5 13 3 6 15, तो इसकी वैल्यू भी डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज ऑल्सो P होगी इस प्रॉपर्टी के द्वारा। यदि रो को कॉलम में बदलते हैं तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। इट इज क्लियर और नॉट? दैट इज नॉन एज रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। आपको नाम याद नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, किंतु कोशिश करेंगे तो आपको परमानेंट यह प्रॉपर्टी आपको याद हो जाएगी। नाम भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। स्विचिंग प्रॉपर्टी, आप स्विचिंग प्रॉपर्टी, इसके वर्ड्स को याद करने से पहले हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ हमने सपोज कर लिया A इक्वल टू डिटर्मिनेंट 1 2 3 4, इसे सॉल्व किया तो 1 इंटू 4 4, 3 इंटू 2 6, 4 माइनस 6 माइनस 2। इट इज़ क्लियर और नॉट? अब क्या करते हैं हम यहाँ C1 और C2 को इंटरचेंज करते हैं, C1 और C2 को आपस में इंटरचेंज करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो A इक्वल टू यह होगा, यह C1 C2 में कन्वर्ट हो गया, यह C2 C1 में हो गया, यह हो गया 2 4 1 3। हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 3 यह होगा 6, 4 इंटू 1 यह हो गया 4, 6 माइनस 4 यह हो गया 2। हम लोगों ने देखा यदि दो रो को आपस में बदलते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट नो चेंज, सारणिक का मान बदल नहीं रहा है, सारणिक का मान नहीं बदल रहा है, किंतु क्या हो रहा है, उसका चिन्ह बदल रहा है, साइन बदल रहा है। आप देखिए इस 2 को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस 2। यहाँ पर माइनस 2 है, यहाँ पर भी माइनस 2 आ रहा है, किंतु यह निगेटिव हो रहा है। इसलिए ध्यान से सुनिए, दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज यदि करते हैं, स्विच करते हैं, तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है, चिन्ह बदलता है। वैल्यू जो है संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी वो नो चेंज, केवल साइन चेंज होगा। अब आप इसको शब्दों के रूप में लिख सकते हैं, इफ एनी 2 rows and columns are interchanged, then if any 2 rows
and columns are interchanged, then sign of determinant changed. केवल जो होगा, केवल जो चेंज होगा पॉजिटिव से निगेटिव होगा और निगेटिव से पॉजिटिव होगा। यहाँ पर हमने आपको 2/2 लेकर समझाया है। यदि आप डिटर्मिनेंट सपोज कर लीजिए, सेकेंड एग्जाम्पल समझते हैं। 1 2 3 5 7 9 6 8 10। यहाँ पर C1 और C2 को इंटरचेंज करते हैं और अगेन C2 C3 को इंटरचेंज करते हैं। यह प्रोसेस इवन टाइम्स होगा। यदि यह इवन टाइम्स होगा तो नो चेंज, यह होगा -1 होल स्क्वायर, यह पॉजिटिव में बदल जाएगा। यदि स्विचिंग जो है सम टाइम इवन टाइम से यदि होगा तो साइन नो चेंज, जैसा है वैसा ही रहेगा। यदि स्विचिंग और टाइम्स विषम बार होगा तो निगेटिव आएगा। इट इज़ क्लियर। जो भी प्रोसेस हम कॉलम के लिए अप्लाई करेंगे वो पूरी की पूरी प्रोसेस रो के लिए भी अप्लाई होगी। तो जो भी हम यदि मान लीजिए भूल जाते हैं कि रो बोला हमने कॉलम नहीं बोला, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो भी प्रॉपर्टीज रो के लिए होगी वही प्रॉपर्टी कॉलम के लिए भी लागू होगी। इसीलिए बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। यह 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 है ऑल जीरो प्रॉपर्टी। ऑल जीरो प्रॉपर्टी का मतलब है किसी लाइन के सभी एलिमेंट्स जीरो हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जीरो। यहाँ रो को कॉलम में बदलते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट नो चेंज। यहाँ पर रो को यदि कॉलम में बदलते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट नो चेंज। और यहाँ इसे कहते हैं स्विचिंग प्रॉपर्टी। 2 रो को या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो ओनली साइन चेंज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में ओनली साइन चेंज होगा, केवल चिन्ह बदलेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू वही होगी। कॉपी कर लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है पहले वो समझते हैं। इफ एनी 2 रोज एंड कॉलम्स आर आइडेंटिकल। इफ एनी 2 रोज आइडेंटिकल मतलब पूरे के पूरे एलिमेंट्स सेम हो, कॉरेस्पॉन्डेंट एलिमेंट्स सेम हो, संगत अवयव एक जैसे होंगे। पहले समझते हैं एग्जाम्पल, फिर बाद में बताते हैं। डेल इक्वल टू 1 2 1 2, C1 के एलिमेंट 1 2, C2 के भी एलिमेंट 1 2, ये दोनों के दोनों एलिमेंट आइडेंटिकल हैं। देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 2 0। दैट इज पेप्सोडेंट की मुस्कुराहट। दैट इज एग्जाम्पल नंबर 1। सपोज करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। 5 10, एलिमेंट ऑफ R1 5 10, एलिमेंट ऑफ R2 अगेन 5 10, बोथ आर आइडेंटिकल। R1 और R2 ये दोनों के एलिमेंट्स जो हैं आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं। सॉल्व करते हैं हम। 5 इंटू 10 50, अगेन 5 इंटू 10 50, यह हो गया पेप्सोडेंट की मुस्कुराहट, यह हो गया 0। इन दोनों एग्जाम्पल से आपको यह समझ में आ चुका है कि इफ एनी 2 रोज एंड कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स बिकम 0। इन अदर वर्ड वी से दैट इफ एनी, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी लाइन 2 पैरेलल लाइन से यदि आइडेंटिकल हैं, 2 पैरेलल लाइन से यदि आइडेंटिकल हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स बिकम 0। यह 2/2 का एग्जाम्पल है, इसको ही आपको 3/3 में यूज करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 2 3 5 10 11 4 3 5। यहाँ पर से चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल C2 के लिए लिया 1 2 3। यहाँ पर एलिमेंट ऑफ C1 1 2 3, एलिमेंट ऑफ C2 1 2 3, ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स जो हैं इसके दोनों के दोनों C1 एंड C2 आइडेंटिकल हैं, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 0 और रीजन लिखेंगे C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। हिंदी में कहते हैं सर्वसम, एक जैसे हैं, तो डायरेक्ट इस सारणी कमांड 0 लिखेंगे।
मान लीजिए यहाँ पर अगला एग्जाम्पल समझ लीजिए, यह है 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर हो गया 1 2 3। अब आप देखिए एलिमेंट ऑफ R1 1 2 3 एंड एलिमेंट ऑफ R3 1 2 3, R1 और R3 दोनों के दोनों एलिमेंट्स जो हैं एक जैसे हैं, सर्वसम हैं, आइडेंटिकल हैं। R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स बिकम 0। आपको एक्सपांसन नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है 0 और यहाँ C1 के प्लेस में लिखेंगे R1 और यहाँ C2 के प्लेस में लिखेंगे R3। रीजन होगा R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बिकम 0। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यह रिपीटेशन वाला है और यह प्रोपोर्शनल है। मान लीजिए यहाँ पर एक नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। यह हो गया 1 2 3 और यह होगा 10 20 30 और यह होगा 4 5 6। इन दोनों में 1:10, यहाँ 2:20 मीन्स 1:10 और 3:10, 3:10 भी इसका भी मतलब है 1:10। इन दोनों में एलिमेंट्स जो हैं वो हैं प्रोपोर्शनली हैं, तो इसका भी आंसर होता है 0। बहुत ध्यान से समझ लीजिए, C1 एंड C2 आर प्रोपोर्शनली ईच अदर, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स बिकम 0। इसका यूज बहुत ज़्यादा है, इसीलिए बहुत ध्यान से समझिए। यदि हम यहाँ से मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी थोड़ी देर बाद बताने वाले हैं, यहाँ पर हम इसके सभी एलिमेंट्स से यदि हम 10 कॉमन ले लेंगे तो यह हो सकता है, यह होगा 1 2 3 1 2 3 4 5 6। इसलिए इस प्रॉपर्टी को बहुत ध्यान से समझिए, यहाँ थोड़ी देर में बताने वाला हूँ मैं आपको। यहाँ पर स्केलर जो है किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, सभी एलिमेंट्स में नहीं होगा। सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई जो होता है वो मैट्रिक्स में होता है, आव्यूह में होता है, डिटर्मिनेंट में नहीं होता है। डिटर्मिनेंट में किसी एक रो में होगा या किसी एक कॉलम में होगा, सभी रो सभी कॉलम में नहीं होगा। इसे और अच्छे से बहुत थोड़ी देर बाद समझते हैं। अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1 2 3 1 2 3 C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बिकम 0। यह होगा 10 × 0, यह हो गया 0। C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बिकम 0। तो 10 × 0 0। इट इज़ क्लियर और नॉट? बहुत ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन समझने से पहले हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कर लेते हैं A = 1 2 3 4, इसे सॉल्व करते हैं। तो 1 × 4 4, 3 × 2 6, 4 - 6 -2। इसका आंसर हो गया -2। अब इसमें हम यहाँ पर नेक्स्ट जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो यह होगा 5 1 2 3 4। बहुत ध्यान से समझिए, इस 5 का मल्टीप्लाई करते हैं R1 में, R1 में मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 1 5, 5 × 2 10। सभी एलिमेंट्स में नहीं होगा, इसलिए R2 में नहीं होगा, तो यह होगा 3, यह हो गया 4। इसे सॉल्व करते हैं। 5 × 4 यह हो गया 20, 3 × 10 यह हो गया 30, 20 - 30 यह हो गया -10। आप इसको ब्रेक कर लीजिए, तो आप इसको लिख सकते हो 5 × -2, तो यह हो गया 5 × A। यहाँ पर आप देख रहे हैं किसी एक रो में यदि आप किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक डिटर्मिनेंट में भी उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर से समझते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3 4, और अब यह मल्टीप्लाई जो करते हैं वो C1 में करते हैं, तो क्या होता है 3 × 1 3, 3 × 3 9 2 4। इसे सॉल्व करते हैं। 3 × 4 यह हो गया 12, 9 × 2 18, यह हो गया -6। इसको ब्रेक करते हैं। 3 × -2 यह होगा 3 × A। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में भी 5 से मल्टीप्लाई हो गया।
तो इसीलिए आप बहुत ध्यान से समझिए, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में यदि हम स्केलर k से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारणिक के वैल्यू में भी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू में भी उस k से मल्टीप्लाई हो जाता है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो एंड और कॉलम इज मल्टीप्लाई बाई कांस्टेंट के, नॉन जीरो कांस्टेंट, किसी एक रो में यदि k से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में भी मल्टीप्लाई बाई k हो जाता है। यहाँ ध्यान से समझिए, यदि यह मैट्रिक्स होता, यह होता 1 2 3 4, और यदि हम मल्टीप्लाई बाई 5 करते तो क्या होता, 1, यह हो गया 5, 1 2 3 4। मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टीज होती है ऑल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय स्केलर, तो यह होगा 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, यह होगा 5 इंटू 3 और 5 इंटू 4 20। अब इससे हम यदि डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो यह होता 5 10 15 20, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यह हो गया 100 और यह होगा 150। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यह होगा -50। तो आप देख रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू -2, तो यह होगा डिटर्मिनेंट A और यह होगा 5 स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी को हम आपको बताएंगे बाद में, अभी नहीं। तो यहाँ पर यह जो है डिटर्मिनेंट्स की बजाय यहाँ पर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है, इसीलिए मैट्रिक्स का यूज यहाँ पर नहीं होगा। आप इसे बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी एक रो में होगा या किसी एक कॉलम में होगा, सभी एलिमेंट्स में नहीं होगा। अगली प्रॉपर्टी बहुत ही इजी है, JEE में 1-2 क्वेश्चन इसके आते हैं, तो पहले हम इसको बाद में समझाते हैं, पहले आप एग्जाम्पल समझ लीजिए। डेल इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 3 प्लस गामा, यह हो गया 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर आप देखिए C1 के एलिमेंट्स सम और ऑल, सभी एलिमेंट्स जो हैं दो एलिमेंट्स के सम के रूप में है। C1 एलिमेंट ऑफ C1 जो है वो दो एलिमेंट्स के सम के रूप में है, तो इसे हम दो डिटर्मिनेंट के सम के रूप में ब्रेक कर सकते हैं। इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, फर्स्ट एलिमेंट जो होगा 1 2 3 और बाकी C1 C2 नो चेंज 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर भी सेकेंड एलिमेंट जो होगा अल्फ़ा बीटा गामा 4 5 6 7 8 9। किसी रो में सभी अवयव दो एलिमेंट्स के सम हैं तो उनको हम दो डिटर्मिनेंट के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यह प्रॉपर्टी है। सम और एलिमेंट्स ऑफ रो एंड कॉलम आर एक्सप्रेस सम ऑफ टू टर्म्स, इसमें सभी जो हैं सम ऑफ टू टर्म्स हैं, तो इसको दो डिटर्मिनेंट्स के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक नया एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए यह हो गया 4 प्लस पी, यह हो गया 5 प्लस क्यू, यह होगा 6 प्लस आर। तो हम इसको ऐसा एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं 1 2 3, यह हो गया 4 7 5 8 6 9 प्लस अल्फ़ा बीटा गामा और यह हो गया पी क्यू आर 7 8 9। इस डिटर्मिनेंट को इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, यह रॉन्ग है। तो इसका सही एक्सप्रेस क्या है, ध्यान से समझते हैं इसको। किसी एक रो के एलिमेंट्स को पहले एक्सप्रेस करते हैं, पहले हम इसको एक्सप्रेस करते हैं तो 1 2 3 प्लस अल्फ़ा बीटा गामा, C2 एंड C3 आर नो चेंज, यह हो गया 4 प्लस पी 5 प्लस क्यू 6 प्लस आर। यहाँ पर भी सेम होगा 4 प्लस पी 5 प्लस क्यू 6 प्लस आर। थर्ड होगा 7 8 9 और यह होगा 7 8 9। इसको अगेन एक्सप्रेस करेंगे टू डिटर्मिनेंट में, इसको अगेन डिटर्मिनेंट्स ब्रेक करेंगे सम ऑफ टू,
तो यह 4 डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक होगा। किंतु परंतु ना करो बंधु, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए, कॉपी कर लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 7, जो वर्ड्स को समझने से पहले इसका एप्लीकेशन समझ लेते हैं। सपोज किए डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4, इसका एक्सपांसन करते हैं 1 इंटू 4 4, 3 इंटू 2 -6 दैट इज -2। अब यहां पर एक एप्लीकेशन देखिए, C2 C1 कर क्या रहे हैं हम, इस C2 में से C1 को सेपरेट करते हैं, उसके बाद एक्सपांसन ऑफ डिटर्मिनेंट करते हैं। देखिए कैपिटल A इक्वल टू 1 3, C2 2 -1 1, 4 -3 1, अगेन एक्सपांसन करते हैं 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 1 3, 1 -3 यह हो गया -2 दैट इज इक्वल। हमने यहाँ क्या किया, C2 में से C1 को सेपरेट किया तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स नो चेंज। अब हम ऐसा ही प्लस करके देखते हैं। सेकंड देखिए, यह ऑपरेशन लिखने की टेक्निक देख लीजिए। ऑपरेशन लिखने की टेक्निक यह C2 है। C2 में करना क्या है, यहाँ लिखेंगे C2, यहाँ हमने C2 - C1 लिखा था, अब प्लस करके देखते हैं। हमने लिखा यहाँ C2 प्लस C1, तो यह होगा डेल इक्वल टू या A इक्वल टू, अब आपका C1 नो चेंज, यह 1 3 नो चेंज, यह 1 3 नो चेंज। इस C2 में C1 को जोड़ना है तो 1 + 2 हो गया 3, और 3 + 4 हो गया 7। यहां मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 7 7, 3 इंटू 3 9, 7 -9 -2। आपने देखा किसी भी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम से जोड़ते हैं, ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट नो चेंज, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट नो चेंज। फिर से अगेन, अब यदि मान लीजिए डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मैक्सिमम 0 देखते हैं या कोशिश करते हैं कि 0 बना दें। तो यहाँ पर यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके सेपरेट करते हैं, तो यह हो गया C2 - 2C1। हम यहाँ पर C1 में 2 से मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर रहे हैं, तो C1 नो चेंज, C1 है 1 3, यह 1 3 नो चेंज। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 1 2, 2 - 2 0, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 3 6, 4 -6 -2, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू -2 -2, 3 इंटू 0 0, -2 -0 अगेन -2। आपने देखा कि किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके, किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करके हम सेपरेट करते हैं तो भी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स नो चेंज। हम ऐसा ही ऐड करके देखते हैं, यदि C2 + 2C1 तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स 1 3 नो चेंज। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 1 2, 2 + 2 यहाँ होगा 4, यहाँ 3 इंटू 2 6, 4 + 6 यह हो गया 10। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 इंटू 10 10, 3 इंटू 4 12। फिर से देखिए आप, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स नो चेंज। जो भी प्रॉपर्टी हम यहाँ कॉलम में लगा रहे हैं वे सभी प्रॉपर्टी जो है रो में अप्लाई होंगे। आप इसको यहाँ से भी समझ सकते हैं, यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, किसी एक एलिमेंट को 0 करना है तो इसी को नेक्स्ट देखिए, यह हो गया R2 - 3R1। यह लिखने की टेक्निक है, यह ऑपरेशन किस तरीके से लिखते हैं वो समझ लीजिए। R2 टेंस टू R2 - 3R1, R1 में 3 से मल्टीप्लाई करके R2 से सेपरेट कर रहे हैं, R2 - 3R1, R1 में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद R2 - 3R1। तो यहाँ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगा, R1 नो चेंज, R1 1 2 नो चेंज, यहाँ
3 से मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू 3 3 माइनस 3 हो गया 0। यहाँ पर 2 इंटू 3 6, 4 माइनस 6 यह हो गया -2। इसे सॉल्व करते हैं तो 1 इंटू -2 0 इंटू 2 यह हो गया 0, यह हो गया -2। अब आप समझ सकते हैं किसी भी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम के साथ जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो भी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट नो चेंज। अदरवाइज किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके अदर कॉलम में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स नो चेंज। अब इसको वर्ड्स के हिसाब से समझते हैं। द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज, डिटर्मिनेंट का मान चेंज नहीं होता है। कब चेंज नहीं होता है? बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग टू ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स टू एनी रोज एंड कॉलम्स द सेम मल्टीपल्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एनी नंबर द अदर। आपने देखा कि डायरेक्ट हम यदि ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स नो चेंज। अदरवाइज किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स नो चेंज। सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल जो है यह प्रॉपर्टी है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। डेल इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह ऑलरेडी हम लॉन्ग मेथड से 2 टाइम कर चुके हैं। अब इस प्रॉपर्टी के द्वारा यह क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा वो आप समझिए। यहाँ पर C2 माइनस C1, सेकेंड ऑपरेशन C3 माइनस C2। देखिए C1 नो चेंज 1 4 7, C2 यह है 2 5 8, C2 माइनस C1 यहाँ हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 2 माइनस 1 यह हो गया 1, 5 माइनस 4 यह भी हो गया 1, 8 माइनस 7 यह भी हो गया 1। अगेन 3, यहाँ पर 3 माइनस 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखिए C3 माइनस C2, यह C3 कहलाता है, यह C2 कहलाता है। यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। इस बात का विशेष ध्यान रहे कि सब्ट्रैक्ट या सम करेंगे कॉरेस्पॉन्डेंट एलिमेंट्स के साथ। ऐसा हंसी मजाक में नहीं लेंगे कि आप कहें कि 6 माइनस 2 9 माइनस 5 और फिर 3 माइनस 8, तो वो कॉरेस्पॉन्डेंट एलिमेंट नहीं होगा। आपको कॉरेस्पॉन्डेंट एलिमेंट समझ में आता है। हाँ जी, फिलहाल 3 माइनस 2 यह हो गया अगेन 1, 6 माइनस 5 अगेन 1, 9 माइनस 8 अगेन 1। अब आप इस डिटर्मिनेंट को देखकर पहचान सकते हैं कि अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो अब आपको यह समझ में आ जाएगा कि कब कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि C2 और C3 आइडेंटिकल हैं, इसलिए वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0, आंसर 0 लिखेंगे और यहाँ रीजन लिखेंगे C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। यहाँ पर सर्वसम कहलाता है, हिंदी में यह सर्वसम कहलाता है, इसलिए यहाँ पर 0 है। हम लोगों ने पहले भी किया है, बहुत डिफ़िकल्ट वे में किया है, किंतु प्रॉपर्टी के यूज़ से यह देखिए कितना इजी हो गया है। जय हिंद, जय भारत।